देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है संदीप की, जो अपने पुश्तैनी गांव यानी कि मालनगर के लिए रवाना हुआ था। काफ़ी सालों पहले घटी इस घटना का जिक्र जब भी संदीप किसी से करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ संदीप के साथ, जिसके कारण आज भी उस मनुष्य रात की यादें खौफ बनकर उसके दिल में बरकरार है। तो क्या हुआ था संदीप के साथ, तो चलिए जानते हैं। उस वक्त संदीप के मामा के लड़के की शादी थी, जिस वजह से वह अपने ननिहाल गया हुआ था। लेकिन बाद में उसे अपने बिजनेस के किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। लेकिन जब वह वापस लौटने वाला था तो उसे लौटते लौटते काफ़ी वक्त बीत चुका था। सूर्य अपनी किरणों के साथ वहाँ की धरती से गुम हो चुका था। धीरे धीरे अंधेरे ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। इसी बीच संदीप भी बस डिपो पर पहुंच गया, मगर जब वह वहां पर पहुंचा तो उसे पता चला कि लेट नाइट की बस आज काफ़ी देर के बाद आने वाली है, जिस वजह से उसे बस का इंतज़ार करना होगा, वरना यहाँ से गुजरने वाली बस जो उसे पीपलपुरा छोड़ देगी। दरअसल पीपलपुरा जो उनके गांव के बेहद करीब पड़ता था, लेकिन लोगों की मान्यता थी कि वह गांव भूत प्रेत के लिए सबसे खौफनाक माना जाता था। पहली बात, उस गांव के अंदर काफ़ी मात्रा में पीपल थे। उन पीपल के नीचे लोगों के अनुसार कुछ ऐसी आत्माएं रहती थीं जो किसी इंसान को पेड़ से लटकाकर ख़त्म कर देती हैं। पहले तो संदीप ने मन बनाया कि वह उस बस से नहीं जाएगा, लेकिन बाद में उसके विचार पूरे तरीके से बदल गए, क्योंकि उसे पता चला कि यहाँ से गुजरने वाली अंतिम बस जो उसके गाँव के लिए रवाना होने वाली है, वह रात के लगभग 12:30 बजे बस डिपो पहुंचेगी। मगर संदीप को यह कतई बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि उसे तो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था, जिस वजह से उसने तय किया कि वह पीपलपुरा ही उतर जाएगा। लेकिन क्या ये उसकी बड़ी और भयानक गलती साबित हो सकती थी, इस बात का अंदाजा उसे भी नहीं था। उसे तो बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था। और थोड़े ही देर के बाद उस बस डिपो के अंदर एक बस आई, जिसका कलर एकदम काला था। यह बस पहली बार संदीप ने देखी थी, क्योंकि संदीप अक्सर सफ़ेद बस से सफ़र करता ही रहता है, लेकिन आज उसने पहली बार इस बस को देखा था। संदीप उस बस के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बस के अंदर बहुत ही कम यात्री बैठे हुए थे, और जो बैठे हुए थे शायद वो बहुत ही जल्दी उतरने वाले थे। फिर थोड़ी ही देर के बाद बस का इंजन स्टार्ट हुआ और फिर बस अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वहां से निकल पड़े। संदीप को काफ़ी हद तक राहत की सांस मिली, क्योंकि उसे लगा था कि शायद बस डिपो से वह आज तो अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा, शायद उसे पैदल ही घर तक की यात्रा तय करनी होगी। बस में बैठने के पश्चात उसे थोड़ा सुकून सा मिला और फिर बस ने अपनी तेज़ रफ्तार को पकड़ना शुरू कर दिया। बस हवा से बातें करती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी। संदीप ने अपना चेहरा खिड़की से बाहर झांक रखा था और तभी उसके फ़ोन की रिंग बज उठी। जब उसने फ़ोन को देखा तो उसने पाया कि फ़ोन उसके पापा का था। संदीप के पापा ने उसके हालचाल पूछे तो संदीप ने बताया कि वह अभी कुछ देर में पीपलपुरा गांव के अंदर पहुंच जाएगा और फिर वहां से पैदल घर तक। जैसे ही संदीप ने पीपलपुरा का नाम लिया कि उसके पापा उस पर भड़क पड़े, मगर तभी बैटरी लो होने की वजह से संदीप का फ़ोन एकदम से बंद हो गया। फ़ोन बंद होने की वजह से वह अपने पापा से दोबारा बात भी नहीं कर पाया। उसने सब बातों को नज़रअंदाज करना ठीक समझा और अब बस पूरी रफ्तार के साथ उस टूटे फूटे रास्ते को अभी पार कर ही रहे थे कि अचानक से संदीप का हाथ खिड़की से बाहर होने की वजह से एक कांटेदार झाड़ी से टकरा गया, और जिस वजह से संदीप के हाथों से खून बहने लगा। हालांकि उसे कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन फिर भी उसके हाथ से खून बहे जा रहा था। हालांकि उस वक्त संदीप ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप उस बस की खिड़की के पास बैठा रहा, और तभी उसकी नज़र बाहर की तरफ पड़ी तो उसकी नज़रें सीधी एक कब्र पर पड़ी, और साथ ही उसने देखा कि वहाँ का पूरा माहौल वीरान पड़ा था। चारों तरफ सुनसान रास्ता फैला हुआ था, जिस वजह से संदीप इन बातों को आसानी से पहचान गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि एक कब्रिस्तान है। लेकिन उसे इस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं था, जिस वजह से उसने इतना ध्यान नहीं दिया और बस के अंदर आराम से बैठा रहा। और फिर बस पीपलपुरा गांव के अंदर अब पहुंच चुकी थी।
इस गांव के अंदर एक अलग प्रकार की चुप्पी बनी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ ऐसा ही लग रहा था मानो लोग इस गांव को छोड़कर जा चुके हों। संदीप बस स्टैंड पर उतरने के लिए उस बस के दरवाजे के पास पहुंच गया, लेकिन सभी लोग जो उस बस के अंदर बैठे हुए थे वह एकटक संदीप को अब घूरने लगे थे। संदीप उनकी हरकतों को समझ पाने में असफल था। फिर उसने एक बार फिर उनकी बातों को भी नज़रअंदाज कर दिया और बस स्टैंड पर वो नीचे उतर गया। जब वो बस स्टैंड पर उतरा तो उसने देखा कि उसके अलावा उस गांव के अंदर कोई भी यात्री मौजूद नहीं था। यात्री तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। वह गांव खौफ के एक अलग माहौल में डूबा हुआ था। संदीप का गांव इस गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था और वह उसे पैदल ही तय करने वाला था, जिस वजह से उन्हें पैदल ही अपने सफर को अंजाम देना था। संदीप के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वह पैदल ही घर की तरफ अब रवाना होने लगा। तभी उसे पीछे की तरफ से किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी और जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि पीछे की तरफ एक मकान बना हुआ था और उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। फिर संदीप को एक खिड़की के अंदर कोई झांकता हुआ दिखाई पड़ा, जिस कारण संदीप के बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए। लेकिन वह उस घर के पास जाना भी नहीं चाहता था। शायद वह उसी आदमी का घर था जो लगातार खिड़की के सहारे उसे देख रहा था। फिर संदीप ने तुरंत ही वहां से निकलना ही बेहतर समझा और अपने गांव के रास्ते की तरफ वो मुड़ गया, क्योंकि वह अब पल भर के लिए भी इस गांव में रुकना नहीं चाहता था। उसने तुरंत ही अपने तेज तेज कदमों के सहारे अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तो शुरुआत थी। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उसे एक गड्ढा नजर आने लगा और उस गड्ढे के अंदर से धुआं निकल रहा था। और फिर जब संदीप उस गड्ढे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस गड्ढे के अंदर बहुत ही तेज गति से कुछ जल रहा था। जब वह उस गड्ढे के एकदम करीब पहुंच गया तो उसकी धड़कनें बहुत ही तेज होने लगी, क्योंकि उसने देखा कि उस गड्ढे के अंदर एक आदमी जल रहा था, जिसकी खोपड़ी बाहर की तरफ से दिखाई दे रही थी। उसके साथ ही साथ उसे बहुत सारे नारियल फटने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। वह आवाज़ उसके बिल्कुल पीछे से आ रही थी, मगर जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सफ़ेद सफ़ेद चादर ओढ़े एक आदमी जस्ट उसके पीछे खड़ा था, जो एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह एक ही जगह पर खड़ा हुआ उसे दिखाई पड़ रहा था। फिर संदीप को सामने की तरफ से एक आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। वो आवाज़ उसके दोस्त की थी, मगर हैरानी तो इस बात की थी कि आखिर उसका दोस्त यहाँ पर कर क्या रहा है। संदीप वापस अपने सामने की तरफ पलटा तो उसे वहाँ पर कोई भी गड्ढा नजर ही नहीं आया और न ही दूर दूर तक सफ़ेद सफ़ेद चादर ओढ़ा वो आदमी। संदीप को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर पल भर के लिए उसके साथ हुआ क्या था और फिर अचानक से सब कुछ एकदम से कैसे गायब हो गया। वह इन सब बातों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुका था कि यह जगह सच में भूत प्रेतों से जुड़ी हुई है। उसकी एक गलती अब उस पर भारी पड़ चुकी थी। गर्मी के उस माहौल में रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। पूरा का पूरा गांव एकदम वीरान पड़ा था और जैसे ही संदीप गांव के चौराहे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मौसम का हाल एकदम से बदलने लगा। काले काले बादलों के साथ कड़कड़ाती हुई बिजली भी आज अपनी क्रोध को उत्पन्न कर रही थी। अब यह मनुष्य रात आखिर क्या कयामत लाने वाली थी। संदीप इस बात से अनजान चुपचाप अपने गांव की तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन असली खौफ का दृश्य अभी बाकी था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद संदीप को एक बार फिर अपने सामने की तरफ वही आदमी अपने आगे आगे चलता हुआ दिखाई देने लगा, जिसने कुछ देर पहले सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। वह संदीप के जस्ट आगे चल रहा था और संदीप को पता था कि अगर वह पीछे पलटा तो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि गांव वालों के अनुसार जब भी हम किसी ऐसी आपदा में फंस जाते हैं जहां पर भूत प्रेत का साया सर चढ़कर मंडराने लगता है, हमें उस जगह पर भूलकर भी पीछे नहीं पलटना चाहिए। शायद कुछ बातें आज संदीप के काम आ सकती थीं। संदीप ने वही किया और उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। अपनी एक छोटी सी गलती का खामियाजा अब उसकी आंखों के सामने था। उसने मन ही मन अब ये शपथ ले ली थी कि आज के बाद वह कभी भी इस गांव में नहीं आएगा। बस वह किसी तरह आज यहाँ से निकल जाए। अब संदीप अपने जीने की उम्मीदें छोड़ चुका था।
बस उसे सिर्फ गांव का रास्ता ही दिखाई पड़ रहा था। लेकिन उसके बचने की उम्मीद तब नष्ट हो गई जब उसने अपने सामने की तरफ उसी आदमी का खौफनाक रूप देखा। उसकी चादर उसके बदन से हट चुकी थी। अब उसका पूरा शरीर लहूलुहान था और साथ ही उसके शरीर पर आग जल रही थी, यानी कि वह कोई असाधारण इंसान या फिर ऐसा कहें कि कोई प्रेत था। अब संदीप को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे पीछे की तरफ चलना चाहिए या फिर आगे की तरफ। फिर बाद में उसने एक आखिरी फैसला किया, वह तुरंत ही आगे की तरफ ही चल पड़ा। भले ही वह एक बड़ी मुसीबत के झांसे में फंसा हुआ था, मगर इस बार उसने अपने पूर्वजों की बात का पालन करना ही उचित समझा, क्योंकि उनके अनुसार हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि काली रात की हैवानी ताकत लोगों को अक्सर रास्ते से भटकाने के बाद उन्हें अपनी फौज में शामिल कर लेते हैं। वह मन ही मन भगवान से अपनी जान की भीख मांगता हुआ रास्ते को पार करने लगा। थोड़ी ही दूर आगे आने के बाद उसने देखा कि वह राक्षस जैसा नजर आने वाला वो भयानक शख्स अब वहां पर नहीं था और यही सही मौका था यहाँ से निकलने का। उसने तुरंत ही स्पीड के साथ भागना शुरू कर दिया और भागते भागते उस रास्ते को पार करने लगा। लेकिन तभी उसे अफरा तफरी मचने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और जब वह एक पल के लिए पीछे मुड़ा तो उसका कलेजा उसके मुंह तक पहुंच गया, क्योंकि उसके पीछे भूतों की पूरी फौज भागती हुई नजर आने लगी, जिनके हाथों में आग से जली मसाले थे। संदीप जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगा, लेकिन शायद उसकी किस्मत ही खराब थी कि एक बड़े पत्थर पर उसका पैर लग गया, जिस कारण वह सीधा जमीन पर नीचे गिर पड़ा। शायद अब उसकी सांसें कुछ आखिरी चंद सांसें थी, लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था। टॉर्च की रोशनी सीधे संदीप के मुंह पर पड़ी और उसने पाया कि उसके पापा के साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। और फिर संदीप के पापा ने बताया कि उन्हें फ़ोन पर ही पता चल चुका था कि संदीप जरूर उसी रास्ते से घर पर आने की कोशिश करेगा, जिस वजह से वह गांव के कुछ लोगों को लेकर वहां पर तुरंत ही पहुंच गए। मगर उस इलाके के लोगों का कहना है कि आज भी उस गांव के अंदर भूत प्रेत का साया मंडराता रहता है और अपने शिकार को तलाशता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।